हंगामा मच गया, सब तरफ लपटें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान में सूर्य देवता और नीचे राजनीति तप रही है। ये तंदूर जैसी स्थिति हो कैसे गई अचानक से? ये चुनाव तो कहा जा रहा था बड़ा ठंडा ठंडा है, कूल कूल, इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा, लोग कह रहे थे, गर्मी नहीं दिख रही, कुछ जुझारूपन नहीं दिख रहा। फिर ऐसा हुआ अचानक से कि एक ही गोली में सारी ये समस्याएं हल करने का सलूशन डाल दिया गया और गोली खिला दी गई। अब ताप आप देख रहे हो। अब कांग्रेस को देश भर में जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास जाने से बात थोड़ी नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन के पास जाने से कोई लाभ है क्या? मान लीजिए आप चले गए, फोटो आ गई, एएनआई ने फोटो जारी कर दी, चैनलों ने दिखा दिया, अखबार ने छाप दिया कि भाई रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, बोले फ्री एंड फेयर चुनाव हो और आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें, बात खत्म। इससे जो गंज ढूंढवारा में गुड्डू पान वाला है उसका क्या लेना देना? वोट तो उसको डालना है, इनको तो नहीं डालना है। कांग्रेस को ये बात तो और अच्छी समझ में आनी चाहिए। अब मोदी ने जब ये कहा कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो आपकी निजी संपत्ति को हड़पेगी, ऐंठ लेगी, 2 मकान होंगे तो 1 मकान छीन लेगी, और यहां तक कि घर की मां, बहन, बेटी के माथे का टीका और गले का मंगलसूत्र भी ले जाएगी। ये एक पार्ट। और दूसरा पार्ट और खतरनाक, क्या अच्छा ले जा क्या करेगी? चांदनी चौक में बेचेगी? बोलना उनको देगी जो घुसपैठिए हैं, रोहंगिए हैं, ज्यादा बच्चों वाले हैं। क्यों देगी? बोले मनमोहन सिंह जी को याद करो, जो मूल सूत्र है वो वहां से आया है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार आदि 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 इत्यादि। वहां से विवाद चला और नरेंद्र मोदी ने इसको सही समय पर देश के सामने रख दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये तो कहा कि हम संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। अरे भाई आप क्यों कराएंगे? हमारे पुरुषार्थ से हमने साइकिल खरीदी, अपने पुरुषार्थ से मोटरसाइकिल खरीदी, सरकार से क्या लेन देन? 3 में 13 में जब खरीदी थी तो टैक्स दे दिया था, रोड टैक्स भी भरा और रजिस्ट्रेशन भी का टैक्स भी भरा। हमारे पास एक 4 लाख रुपए की गाड़ी है तो उस पर टैक्स देके ना लाएंगे गाड़ी कि चुपचाप जेब में रख ले आए हो, किसी को बताया नहीं। अब ये बात नीचे तक चली गई, होगा नहीं होगा, कांग्रेस आएगी नहीं आएगी, आएगी तो इतनी हिम्मत जुटा पाएगी नहीं। लेकिन मोदी ने तीर तो चल दिया और निशाने पर लग गया। अब कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की कुंडी खटखटा रही, प्रधानमंत्री कुंडी खटखटारी करी, हम वो मैनिफेस्टो लाए हैं, किताबिया वो आपको देंगे, पढ़ाएंगे। अब किताबिया पढ़ने से कुछ होता है देश में? नहीं ना। किताबिया में लिखा क्या, इससे भी कोई मतलब नहीं। लोग कह रहे प्रधानमंत्री ने गलत किया। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा गलत किया कि सही किया। मैं एक समानांतर स्थिति को सामने रखता हूं आज बहस में, इसी के लिए बहस लेके आया। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा से लेके और नीचे तक जितने हैं सब कांग्रेस में, और ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सब लोगों को ये किसने कह दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने दस्तखत करके कहीं ऐसा कोई घोषणा जारी किया है, नोटरी करा के कि हम आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे? नहीं ना। क्या कहीं किसी ने बोला है ऐसा कि अब आखिरी वोट है गुरु, डालो चाहे न डालो, अब की वोट डालने का मौका नहीं देंगे तुमको? किसी ने बोला क्या? कोई माइकल लाल ऐसा कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री तपती दोपहरी में कहां तक जा रहे हैं सोचिए। वो कह रहे मोदी को छोड़ो, बीजेपी को छोड़ो, परम पूज्य बाबा साहब भी दोबारा आ जाए तो भारत के संविधान को खत्म नहीं कर सकते।
कोई माई का लाल, इस संविधान को फिर भी मानने को तैयार नहीं। क्या कांग्रेस ने मोदी के इस वचन के बाद अपने को विड्रॉ कर लिया था? नहीं ना। क्या कांग्रेस ने कहा था कि नहीं प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी, अब हम ये बात किसी मीटिंग में नहीं कहेंगे? गांव से लेके राजधानी तक एक ही रिटोरिक चल रहा है, बीजेपी आएगी तो संविधान खा जाएगी। और संविधान भी केवल नहीं बोला जाता, संविधान में और मसाला लगाने के लिए चुनावी, क्योंकि संविधान शब्द केवल चुनाव में ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाता, वो बहुत पढ़े लिखे लोगों का दस्तावेज है। जब उसको दो चीज़ों से जोड़ा जाता है, बाबा साहब का संविधान, तो उसमें फ्लेवर दूसरा आ जाता है, आप समझ रहे ना। और जब उसमें जोड़ दिया जाता है आरक्षण, तो फ्लेवर और चटक आ जाता है, बिल्कुल हजरतगंज की चाट लखनऊ की, समझ लीजिए कि बाबा साहब और आरक्षण और संविधान। बोले ला रे गुड्डू लाठी ला, क्या? तो जब आपने ये दृश्य पैदा किया, वही मोदी जी ने पलट के कर दिया। आपने पूड़ी भेजी, उन्होंने पूड़ी पर गुना रख के वापस भेज दिया। आपने जब बोला था तो 2 4 5 लोग लठ लेके ढूंढ रहे होंगे बीजेपी को। अब मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, गुड्डू पप्पू ननकू चुनकू से लेके सबके दिमाग में खटका हो गया कि गुरु ऐसा तो नहीं कि हमारी खेती और सब जमीन जायदाद और खड़ुआ बिछुआ सब ले जाएंगे कांग्रेसी। राजनीतिक प्रतिबद्धता छोड़ दीजिए, मेरी संपत्ति छीनी जा सकती, इस बात के खौफ के बाद राजनीति बचती कहाँ है भाई? फिर संपत्ति बचाओ होता है चुनाव, इसीलिए घबराहट है, इसीलिए बौखलाहट है। लेकिन तीर चल गया है। विपक्ष के पास जो सर्वोत्तम बुद्धि थी, जो उनके तर्कश में सर्वोत्तम ब्रह्मास्त्र था कि संविधान बदल देंगे मोदी, अगली बार चुनाव नहीं होगा, उनने भी चल लिया, कोई कसर तो रखी नहीं। भाई आपने भी परमाणु बम चलाया, इनने भी परमाणु बम चलाया। आपका छोटा वाला परमाणु बम था, पेंसिल सेल से चलने वाला, इनने बड़ा वाला ठोक दिया। इतने तो फर्क है। परमाणु बम तो दोनों ने चलाया। आपका परमाणु बम ऐसा था कि मोहल्ले भर में हड़कंप क्रिएट कर दे, इन्होंने ऐसा चला दिया कि जिले भर में बवाल काट दे। यही ना। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर मोदी के इस नए ब्रह्मास्त्र को समझने की कोशिश करेंगे। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। मैं चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। एक बयान और मच गया घमासान। लोकसभा चुनाव के दंगल में दूसरे चरण की दहलीज पर पीएम मोदी का ये वो बयान है जिसने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। दरअसल लोकसभा के रण में रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 वाले एक बयान का जिक्र किया। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम मोदी के इस बयान ने चुनावी चौसर पर नई चिंगारी छेड़ दी है। मनमोहन सिंह के पुराने बयान पर नया घमासान मचा तो कांग्रेसी कुनबे में भी कोलाहल शुरू हो गया। कांग्रेस कह रही है विकास और जाति की बात करते करते जाति और धर्म पर आ ही गए मोदी, यानी पीएम मोदी का वार अब कांग्रेस का पलटवार। जो आदमी अपने
हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो पीएम मोदी से मिलने का भी समय मांगा है। कांग्रेस कह रही है पहले मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया और अब ऐसे बयान। चुनौती ये कि घोषणा पत्र में कहीं हिंदू मुस्लिम दिखा दो। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। कांग्रेस के पलटवार पर बीजेपी ने राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे और जातीय जनगणना वाले इरादे पर भी सवाल उठाए हैं। अलीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर गहने और संपत्ति तक घुसपैठियों में बांटने की भी बात दोहरा दी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। बहरहाल, पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस बयान के मायने क्या। सवाल यह भी है कि चुनाव की डगर ये बयान करेंगे कितना असर। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सामान्य जन को सीधे समझ आती है तो वो समझ आती है कि मेरी बैलगाड़ी, मेरा ट्रैक्टर, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी ज़मीन, मेरा मकान सुरक्षित रहे, वो कहीं चला तो नहीं जाएगा। अब मैंने इसको ब्रह्मास्त्र इसलिए कहा, ये देश में 80%, क्योंकि उसमें एक बात ये भी कही गई भाई कांग्रेस अगर आएगी तो वो मुसलमानों को बांटेगी बाकी से लेके। ये चीज लोगों को इतनी ज्यादा समझ आएगी जल्दी, इसके लिए एक्सप्लेनर की जरूरत नहीं, इसके लिए कैंपेनर की जरूरत भी नहीं। ये तो गांव-गांव बात चली गई। यही संकट है अब विपक्ष के लिए। आप कह रहे थे कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। ये बात बड़े पढ़े लिखे लोगों में विमर्श का विषय रही होगी, लेकिन सामान्य जन के बीच में ये विमर्श नहीं हुआ। लेकिन ये विषय ऐसा कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं हो रहा है। ये ननकू के घर में इस पर चर्चा हो रही है कि क्या अब महिला बिटिया का जो बिछुआ खड़ुआ है वो भी ले लेंगे कि सरकार वाले लोग। यहां से चुनाव रोचक हो गया, यहां से चुनाव गंभीर हो गया। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। ऋचा सिंह जी का स्वागत है। सैफ खान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सैफ खान साहब का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, राजनीतिक लोगों के पास चलूँ, भाजपा और कांग्रेस दो बड़े विपक्ष दल, उनके पास चलूँ। उससे पहले मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब चुनाव कहां पर आकर ठहरा, क्योंकि एक नैरेटिव कांग्रेस ने पहले चलाया जिसमें खड़गे जी से लेके और छोटे कार्यकर्ता तक को मैसेज किया गया कि भाई तुमको सबको यही बोलना है कि मोदी आएगा अगली बार तो देश में वोट पड़ना बंद हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का कोई चुनाव नहीं होगा। संविधान केवल नहीं, बाबा साहब का संविधान उसमें आरक्षण और जोड़ के का भी खत्म हो जाएगा। क्या, मुझे नहीं पता वो नैरेटिव कहां तक कांग्रेस पहुंचाने में सफल हुई, क्योंकि राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा, खड़गे, सब लोग उसमें लगे थे उस नैरेटिव में। लेकिन मोदी ने तो एक झटके में, जिसे होता है ना कि सबमर्सिबल पंप की खुदाई, बोले 175 मीटर सीधे पाइप डाल दिया। ये इतना ग्राउंड जीरो तक मामला चला गया। अरविंद जी, देखिए, अमिताभ जी कहते हैं ना, एक कहावत है 100 सुनार की और एक लोहार की। तो मोदी जी ने जो चोट किया है वो बहुत निशाने पे लगा है और पूरी कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बिलबिला गया है उससे। और अब इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा तथ्यहीन बातें कही गई हैं। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मनमोहन सिंह जी का जो बयान है
उसको कोई कैसे झुठला सकता है? वो तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जिसमें आदरणीय मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हम सुनिश्चित करेंगे कि संसाधनों पे विशेष हक अल्पसंख्यकों का हो और उसमें भी विशेषकर मुसलमानों का। इसको कौन झुठलाएगा? और कांग्रेस ने अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें ये बात कहा गया है कि संपत्तियों का हम मूल्यांकन कराएंगे और जो जिनके पास नहीं है उन तक हम पहुंचाएंगे। तो आपका पहले ये वादा है कि पहला हक मुसलमानों को होगा और दूसरा आपने अपने घोषणा पत्र में रख दिया कि लोगों के संपत्तियों का मूल्यांकन कराएंगे। तो मोदी जी ने जो बोला वो तीर निशाने पर लग गई है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्र और जो ये मीडिया वामपंथी हमारे मित्र हैं, दिन प्रतिदिन आरोप लगाते थे कि अब अगला जो चुनाव नहीं होगा, मोदी जीत गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहाँ, कब मोदी ने कहा है और ये कहाँ कहा गया है? इसका आधार क्या है? इसका फैक्ट क्या है कि मोदी जी जब चुनाव जीतते हैं तो आगे चुनाव नहीं होगा? 2024 में मोदी पीएम हो जाते हैं तिबारा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका आधार क्या है? किस आधार पे राहुल गांधी रोज बोलते हैं? तो रोज रोज जो ये झूठ बोलते थे उसके लिए तो ये आधार देश को दे नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। और मोदी ने एक फैक्ट के आधार पे, एक साक्ष्य के आधार पे बात कर दी है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा विपक्ष बिलबिला गया है। मोदी जी ने आधा काम किया है इनको एक्सपोज करके, अब ये उस बात को बार बार उठाकर चिल्लाकर आधा बचा काम विपक्ष स्वयं कर रहा है। जी। सैफ खान साहब, चुनाव, हमारा अपना अनुभव ये कहता है कि भारत जैसे देश में जब चुनाव चल रहा हो, मतलब प्रक्रिया शुरू हो, तो इस तरह की चीज़ों में कोई बहुत बौद्धिक विमर्श नहीं होता। ये चीज़ें सीधे नीचे तक जाती हैं, ग्राउंड जीरो तक, खास तौर पर जनता से जुड़ी चीज़। जैसे मुझे ये चीज़ कितनी पैनी होती है उसका एक उदाहरण दे दूं। लेकिन आदमी समझदार होना चाहिए, ना समझ तो फिर कुछ नहीं कर पाते। मोहन भागवत ने कहा था एक दौर में कि सबको आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जो अभी तक वंचित हैं जातियां आरक्षण के लाभ से, ओबीसी और दलित में, उनको भी आगे लाए। ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक एग्जैक्ट बोला ये था। लालू जी इसको लेके उड़े। लालू जी कलाकार हैं, वो जानते हैं खेल, वो खेल जानते हैं। राहुल गांधी खड़गे खेल नहीं जानते, लालू जी जानते हैं। उनने हंगामा मचा दिया, भाजपा वाले सफाई देते रहे, वो जीत गए, हार गए। क्या वहां ये नहीं होता कि जी रिकॉर्ड देखो और कोई खसरा खतौनी नहीं मिलाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेसी आ गए, ये आपका खेत, मकान, दुकान, मोटरसाइकिल नहीं, बहन बेटी का मंगलसूत्र भी ले जाएंगे और बांट देंगे। कहां? जहां इनका पुराना लगाव है। आपको लगता है कि ये चीज कांग्रेस को बीच चुनाव में चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डालेगी? सैफ खान साहब। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं कि आज मुझे जो है मौका दिया जी आपके मंच पे, और वो भी एक ऐसा मुद्दा लेके आए जो केवल झूठ के ऊपर बेस्ड है। हमारे जो साथ में अभी पत्रकार बंधु जो अभी बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि जरा पहले मनमोहन सिंह जी की जो अपलिफ्टमेंट की बात की थी, जिसके ऊपर जो है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज या हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बात की थी, जिसमें कहा गया था कि आपके जो भी वंचित हैं या जो भी लोग माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं उनका हक होना चाहिए, जो आज भी हमारे देश में है, उनके लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए जो है आपने अभी भी जो है रिजर्वेशन हमारे देश में जो है चल रहा है और उनको हक दिया जाता है। मगर ये जो ऐसे मंच के ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो ये जानते नहीं, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा बोला गया था, तो जरा जानकारी। अमिताभ जी, दिक्कत ये है कि पढ़ाई लिखाई में इनकी दिक्कत है। इनको जो पढ़ा लिखा है या पढ़ाई लिखाई में जो है ही नहीं। अब हमारे देश में अगर हम शुरुआत करें प्रधानमंत्री मोदी जी से या स्मृति ईरानी जी को भी दी गई थी, इनकी डिग्रियों पे खुद बड़ा सवाल है, तो हम क्या बात कर सकते हैं। मैं इनको अब जो है लाता हूं सामने, जो इनका अभी पर्दाफाश करता हूं। झूठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है।
15-15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, फ्री वाईफाई, 2 करोड़ जॉब दी जाएंगी, अच्छे दिन 50% मूल समर्थन जो है किसानों को देंगे, उसके बाद जो हल्फनामा जमा कर दिया, ये सब झूठ बेसिस के ऊपर जो है फिर आए। पहली पोलिंग खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता चल गया कि सुपड़ा जो है वो साफ होने वाला है, तो झूठ तो बोलना ही था। और पहला ऐसा देश में प्रधानमंत्री होगा जिसको झूठ बोलने की इतनी आदत है कि फिर एक जुमला जो है वो सामने पेश करके जो है दिया है। जो दिसंबर 9 2006 की मनमोहन सिंह जी की स्पीच थी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अभी ये प्रतिनिधि जो बैठी हैं या उनके एक और प्रतिनिधि जो छुपे हुए बैठे हैं, वो जो है एक बार मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा कि जरा आपके चैनल पे चलवा दीजिए वो स्पीच, कि देश के सामने जो है मैसेज ये सामने चला जाए। ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैं दोबारा में ठीक आप लेटेस्ट रिपोर्ट आई, एक सेकंड सीएसटीसी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मेजर इस वक्त जो देश में चुनाव हो रहा है वो हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट पे, प्राइस राइस पे, जो महंगाई बढ़ाई हुई है इस पे तकरीबन 60 से 65% के करीब जो है लोग जो है इसी के ऊपर ठीक है सेब भाई, ठीक है, ठीक सेब भाई को मैंने निर्विघ्न बोलने इसीलिए दिया कि वो नाराज ना हो, और मैं कम से कम इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं राई रत्ती कटौती करूं ना। मेरे लिए भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी और इवन शिबू सोरेन की पार्टी भी बराबर, वो हो उनका भी स्वागत, कोई समस्या नहीं। मैं तो एक बात कहता हूँ, ऋचा आ रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने क्या कहा, अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे देश नहीं समझ रहा, ना गुड्डू पान वाला समझ रहा, ना पप्पू पंचर वाला समझ रहा, जिसके लिए बोले वो भी नहीं समझ रहा, और जिसके खिलाफ बात कही वो भी नहीं समझ रहा। तो मनमोहन सिंह जी को तो संदेह का लाभ मिलता रहा, भले आदमी थे, उन्हें मेरा प्रणाम। आदमी भले थे, इसमें कोई शक नहीं, आदमी भले थे, योग्य थे, भले थे, लेकिन योग्य प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं थे, वो योग्य थे नीतियों को बना, प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर नीतियां बनाई। नरसिंह राव जी के साथ जितने समय वो वित्त मंत्री रहे, उनका सबसे ज्यादा योगदान तब रहा देश में। खैर, कांग्रेस अगर मान रही कि फर्जी झूठ बोला, तो काहे को हंगामा, खड़गे जी काहे को मैदान में तलवार लेके आए हैं, बोले हम प्रधानमंत्री घर जाएंगे किताबिया लेके क्या, और उनको देंगे कोई सुंदरकांड, कहे कि वहां जाकर पाठ करोगे। छोड़ो, जब झूठे बोल रहे हैं, कोई लेने देना नहीं, छोड़ दो। और मैं कहता हूं, देश में नपने दो नहीं होंगे। मैं बहस में नहीं जा रहा मनमोहन सिंह क्या बोले, मनमोहन सिंह की बोला किसने सुना, राहुल गांधी ने नहीं सुना तो देश क्या सुनेगा, छोड़ो उस बात को। मैं तो ये कह रहा हूं, ये किसने कहा, कहां दस्तखत हुए, कौन कागज बना कि भाई मोदी आ जाएंगे तीसरी बार तो प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव बैन हो जाएंगे। ये एक खड़गे से लेके और रॉबर्ट वाड्रा तक सब बोल रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट को भी चुनाव लड़ना है, वो भी कह रहे हैं, मेरे पास देश भर से मैसेज आ रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मसला ये, किसी ने बोला ऐसा, कोई माइका लाल कर सकता है ऐसा, इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, बाकी क्या उनका क्या करेगा, उनने भी कोशिश की थी, नहीं कर पाई ना। आपने भी एक नैरेटिव चलाया, अब जितना चला आपका मुकद्दर, चला नहीं चला आप जानो, लेकिन चलाया तो आपने हर जगह कि मैं कह रहा हूं, मुझे खड़गे जी की स्पीच याद है, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको, दोबारा वोट नहीं डाल पाओगे, अगर हमें वोट नहीं दिया तो फिर कभी वोट नहीं दे पाओगे, कहा ना। तो ये चुनाव है मेरे दोस्त, इसमें दिल पे क्यों ले रहे हो, आपके पास जो तरकश में तीर था आपने चला, उनके पास था उन्होंने चल दिया, अब इसमें क्या लड़ना, तीर दोनों ने चले, जिसमें जितनी समझदारी थी हो गई। खैर, ऋचा सिंह, आज मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में भी इस बात को दोहराया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी रैंक एंड फाइल पर इस बात पर टिकी है, और इसको एक और एलिबोरेट किया गृह मंत्री अमित शाह ने। आज उन्होंने इसमें एक और एंगल जोड़ा, वो एंगल थोड़ा और खतरनाक है। उन्होंने जोड़ा कि भाई कांग्रेस आई तो इसकी नजर हिंदू मठ मंदिरों की संपत्ति पर भी होगी, और वो हिंदू मठ मंदिरों की संपत्ति को अपने कब्जे में लेके उनको बांटेगी, उनको सेम है जो मोदी जी ने कहा, वो इधर से। ऋचा सिंह जी,
आदरणीय अमिताभ सर, जी मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की जो विभाजनकारी सोच है, जो इस देश में ध्रुवीकरण करने की सोच है, इसका पर्दाफाश देश के सामने किया है। पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ जो जहां से आपने शुरू किया। मनमोहन सिंह जी की बात हम लोग बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस देश की संपत्ति का समान बंटवारा होगा। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहती हूँ कि देश के संपत्ति के सामान्य बंटवारे की बात तो संविधान भी नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि देश की संपत्ति का सामान्य बंटवारा होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी माओवादी सोच से प्रभावित है और माओवादी सोच से ग्रसित है। और राहुल गांधी जी को ये नहीं मालूम है। एक मिनट ना, माओवादी लिखा पढ़ी भाषण में ज्यादा बातें करते हैं, वो भी हम उनको भी जानते हैं क्या? वहां का ज्योति, अरे रुको भाई, ज्योति बसु के परिवार की संपत्ति और उनके लड़के की हैसियत, जादवपुर में वो लाल झंडा लिए घूम रहा जो उसके बराबर है। अरे हम सबको जानते हैं भैया। जी जी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में पूरी तरीके से फर्क है। लेकिन राहुल गांधी जी ये भूल जाते हैं भाषण देते वक्त भी कि ये देश माओ और लेनिन का देश नहीं है, ये गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का देश है। यहाँ राष्ट्रपिता गांधी जी को माना जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को माना जाता है। ये माओ और लेनिन का देश नहीं है। तो संपत्ति के सामान्य बंटवारे की बात, जो कि संविधान में भी कहीं उल्लेखित नहीं है, ये उसकी बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, जबकि संविधान को खतरे में लाया है तो कांग्रेस ने लाया है। दूसरी महत्वपूर्ण नहीं, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा, ये जो बात है कि मैं संपत्ति का एक मन को सामान्य वितरण करेंगे, इसमें क्या इसका मतलब है कि कमलनाथ के घर में दरोगा घुस के सब संपत्ति निकाल लाएगा और फिर छिंदवाड़ा चौराहे खड़े होकर बांटेगा? है जी, इसका स्पष्टीकरण गजब कर दिया। नहीं तो कमलनाथ ने जिंदगी भर कांग्रेस का झंडा इसीलिए उठाया था, ये दिन देखने के लिए। बताइए राम बाजू, राहुल जी का भी जो एफिडेविट है उसमें संपत्तियां हैं, गुड़गांव में भी हैं और जगह भी हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में हैं। तो वो ऋचा सिंह को मिल जाएंगी क्या? नहीं ना, ये सैफ को मिल जाएंगी। सर भी मेरे दोस्त हैं, इन्हीं को मिल जाए तब भी मैं खुश हो जाऊं, लड्डू बांटू। प्रियंका गांधी का कारोबार है, क्या वो समान वितरण में एनएसयूआई के लड़कों को बट जाएगा? हाँ ऋचा बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या गांधी परिवार की जो अकूत संपत्ति 5 दशक में भ्रष्टाचार से कमाई गई है, आखिर उसका वितरण आज तक राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं किया? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये कहते हैं कि हम देश के संसाधनों को जिसके पास है उसको लेकर उसका बंटवारा कर देंगे, या यहां तक कि ये सोने के असेसमेंट की भी बात करने की बात करते हैं। आदरणीय अमिताभ सर, इस देश की महिलाएं कैसे तिनका तिनका जोड़ के छोटी छोटी बचत करके सोना और चांदी को प्रिजर्व करती हैं। इस देश के आदिवासियों के पास चांदी का एक हिस्सा होता है। तो क्या ये सबके सोने और चांदी की राहुल गांधी जी महिलाओं की जासूसी कराएंगे? ये महिलाओं की जासूसी करा के जानेंगे कि किस महिला के पास कितना सोना, और उसको लेकर उसको जब्त करवा लेंगे और महिलाओं के मंगलसूत्र तक को ये देश के घुसपैठियों में बांट देंगे। ये स्पष्ट इनके विचारों से निकल कर आता है, जिसका उल्लेख इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया। अच्छा, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब आ जाए मनमोहन सिंह जी की बात पर। मनमोहन सिंह जी इस बात को कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार, मैं बार बार कहती हूँ यहाँ अधिकार की बात नहीं हो रही है, पहले अधिकार की बात हो रही है। कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। हमारा संविधान जो कि पंथ निरपेक्षता, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए सर, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पंथ निरपेक्षता जो इस संविधान की, हमारे देश की मूल भावना में है, हमारी प्रस्तावना में दी हुई है, वो पंथ निरपेक्षता ये कहती है कि किसी भी आधार पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। अब कांग्रेस सारी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पर करनी चाहती है। वो कहती है कि पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का होगा, मुसलमानों का होगा। यानी कि ये तो अपने संविधान की मूल प्रस्तावना को भी नहीं मानते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 14 को भी नहीं मानते जो समानता के अधिकार की बात करता है, और तो और ये आर्टिकल 44 को भी नहीं मानते जिसमें यूसीसी की बात की गई है। ठीक है ऋचा सिंह, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ। देखो, ये संविधान की प्रस्तावना, आर्टिकल, संविधान सभा की बहस, ये सब ननकू और रज्जाक का विषय नहीं, सरकार वो चुनता है। ठीक,
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो लोग ब्लैक कॉफी पी के चर्चा में मशगूल हैं वो सरकार बना देंगे। उनके तो इतने भी वोट नहीं कि एक पार्षद भी जीत जाए कहीं से, मान लो सब भी मिलके वोट कर दो तो नहीं ना। सैफ भाई गलत तो नहीं करा, बात सब पर लागू है। वोट एटा इटावा फरुखाबाद का जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, वो उसके वोट से सरकार आएगी। ठीक, वो क्या समझ रहा है महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि होनोलुलु में एक पत्र प्रकाशित हुआ था उसमें ये लिखा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा और फलाने जी अंग्रेजी में बोले और ढिकाने जी ने फ्रेंच में बोला। इससे क्या मतलब भारत में? जनता क्या समझ रही मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अरविंद सिंह जी, मैं इसी बात पर आता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब को, मनमोहन सिंह जी को गरीबों बोल देना चाहिए था तो झंझट ही नहीं होता कि भाई पहला अधिकार गरीबों का, तो उसमें कोई लठ लेके नहीं चलता। या अगर मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी भी बोलते थे तो भी कोई खुली खुलापत नहीं कर सकता था, वो उसका भी मसला अलग है। लेकिन खैर उनका भी वक्त खराब रहा होगा। अब जब रपट गए तो हरिगंगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह पर आता हूं, जब काल्पनिक भय दिखाकर आप खेलना चाहते हैं, क्या मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब काल्पनिक भय दिखाकर देश में आप खेलना चाहते हैं क्या, तो आप दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? आपने कहा खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया जी, तीनों को कोट करता हूं, जान लीजिए मोदी को दोबारा सत्ता मिली तो भारत में कभी चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं डाल पाओगे। क्या ये घोषणा कहां हुई? नई पार्लियामेंट में हुई, पुरानी पार्लियामेंट में हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहां से मसला आया, मैं समझ नहीं। तो जब आप ले आए एक है, जैसे वो नहीं होता खेत में जब फसल हो जाती है तो उसको रखाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़े का बना देते हैं उसका नाक मुंह और बांस में डंडे में फंसा के, धोख। हाँ धोख। जब आपने ऐसा किया तो वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, वो और बड़ा कर दिए। इसमें क्या समस्या है अरविंद जी? देखिए, एक कहावत है ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर पे। जो झूठ आप बार बार फैला रहे थे, जनता को जो डर आप दिखा रहे थे बिना किसी आधार के, और मैं पहले भी कहा मोदी जीत कर आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये राहुल गांधी हर मंच से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हर मंच से, कांग्रेस और विपक्ष का हर नेता हर मंच से, मोदी जी दोबारा आएंगे तो चुनाव नहीं होंगे। इसका आधार क्या है? ये कहाँ कहा गया है? इसका आधार क्या था? लेकिन आप कह सकते हैं हर मंच से, और मोदी जी ने तथ्य के आधार पे कहा। मनमोहन सिंह जी का बयान है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा और उसमें भी विशेषकर मुसलमानों का। और आदरणीय अमिताभ जी हैं, मैंने अपनी बात कही है, इसका फैसला ये कर देंगे और जो ये कहेंगे वो हम मान लेंगे। बीच में सैफ भाई केवल अरविंद जी की आवाज बीच में मत बोलिए, ये जो कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दूसरी बात, सैफ भाई आप कह रहे थे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में झूठ के लिए किसने माफी मांगी है? मोदी जी ने माफी मांगी है, राहुल गांधी ने मांगी है। आपके नेता ने दो बार सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी बात तो लिखित में जाके माफी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, आप लिख कर माफी मांगो, तो उन्होंने लिख कर माफी मांगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलते समय आप ध्यान रखिए, आप बार बार कर रहे हैं, एक बात तो आप प्रूव नहीं कर पाए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हकीकत यह है कि नीचे तक यह बात गई है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और सर्टिफाइड झूठे हैं। अब दूसरी बात, आप चिल्लाते रहिए, नीचे जनता तक आवाज चली गई है कि कांग्रेस चाहती है यदि वो सत्ता में आई तो संसाधनों को, महिलाओं के पास जो सोना है, जो चांदी है, जो मंगलसूत्र है, आपके घोषणा पत्र में है कि आप वैल्यूएशन कराएंगे और उसका वितरण करेंगे। तो ये बात तो चली गई है। मोदी ने आधी बात कही है, जितना आप चिल्लाएंगे वो बात जनता में उतना ही ज्यादा जाएगी। ठीक नहीं, मोदी जी वैसे भी किसी बात को, अब सब भाई अभी आपके पास जाएंगे, फजील अहमद साहब जुड़ गए, उनके पास जाएंगे, अभी रुक जाओ। मोदी जी वैसे भी छोड़ते नहीं है, मुद्दा उठाते तो उसको आखिरी मोड़ तक ले जाते हैं, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ते ना। कल बोले राजस्थान में, आज अलीगढ़ में बोले, परसों फिर बोलेंगे, 7वें चरण तक बोलेंगे और पूरी दमदारी से बोलेंगे। भाई होना भी यही चाहिए। कांग्रेस ने एक मुद्दा पकड़ा कि देश में संविधान खत्म होने जा रहा है, अब चुनाव नहीं होगा। हर आदमी बोल रहा है, बोलना चाहिए, कमिटमेंट है। फजील अहमद साहब, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलो, ऐसे बीच में नहीं। मेरी बहस का तो तरीका जानते हो यार। फजील अहमद, अब मुझे लगता है, मेरी समझ ये कहती कि आप चुनाव दो
नैरेटिव्स पर आ गया। एक, मोदी आए तीसरी बार तो वोट पड़ना बंद हो जाएगा, कांग्रेस ने फैलाया। कहां, किस कागज में लिखा है कांग्रेस में नहीं बता रही। बीजेपी ने नैरेटिव दिया कि कांग्रेस वाले सरकार में आए तो जिसके पास 2 मकान है उसका 1 मकान छीन लेंगे, बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीन लेंगे और लुटिया बटुइया तक छीन लेंगे और उसके बाद उसको बांट देंगे घुसपैठियों में, रोहिंग्यों में, इसमें उसमें। मुझे लग रहा 2 नैरेटिव्स बिल्कुल साफ हो गए जिनके बीच में चुनाव खड़ा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव में इस तरह से कुछ उनको लगा होगा इसलिए आ गए हिंदू मुसलमान पर, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि हमने कल गलती बोला था, आज वो सही बोले कि हमने पसमंदा मुसलमानों की उन्होंने बात की। और इस देश में आजादी के बाद से दलित को, ओबीसी, एससी, एसटी को जमीन नहीं मिली। हिंदू कोड बिल पास हो गया, सारी जमीनें इन लोगों ने ले लिया, सारी नौकरियां इन लोगों ने ले लिया, सारे संसाधन पर किसका कब्जा है? किसी ओबीसी, एससी, एसटी का कब्जा है? सारे कोई राजा महाराजा, सारे लोग। तो ये सारी चीजें पसमंदा तो मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। तो देश में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी ही पसमंदा, उसको हिंदी में पसमंदा एससी एसटी कहिए, चाहे अंग्रेजी पसमंदा अरबी में कहिए। तो ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की बात तो होनी चाहिए। और जो बात प्रधानमंत्री ने कल कहा जयपुर में कि अब मनमोहन सिंह की बात वो कितनी बार प्रूफ हो चुकी है कि वो बात मनमोहन सिंह ने, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान थोड़े हैं, जैन है, पारसी है, ईसाई है। कहाँ है उनके पास जमीन? कहाँ उनके पास संसाधन है? अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये हमारे भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आता है। मुसलमान नहीं है भाई उसके अंदर, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, सभी लोग है ना। ठीक, पूरा दलित आज 5 करोड़ लोग बौद्धिस्ट बन गए, उनको भी तो जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सारी बातें जो है, लोग राजनीति को भुला मिला करके अपने पक्ष में ही रखना चाहते हैं इस देश में। ठीक है फजील अहमद, ठीक है। नहीं तो राजनीति करने इसलिए आए, नहीं तो फिर मस्जिद के बाहर नहीं बैठे थे कम्बल ओढ़ के। अरे भाई किसी बात कर रहे हो, राजनीति करने इसलिए आदमी आता है। किसी की भावनाओं को राहुल गांधी अपनी दुकान नहीं खोल के सामान बेच रहे हो। अरे नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरे रुको भाई फजील अहमद, रुक जाओ फजील भाई, अरे रुक जाओ। पसमानदा, कल पसमानदा पर चर्चा करेंगे, गलत बुला लिया क्या आपको? आज पसमानदा पर चर्चा नहीं है, कल करेंगे उस पर चर्चा। तब फिर तुम क्या बात रोक। फजील अहमद साहब को शायद तथ्य नहीं पता हो जाता है, नहीं कई बार पता भी हो, दिमाग में नहीं आ पाता है वक्त पर, क्योंकि गूगल ने ये दिमाग की सोचने की प्रक्रिया सबकी बड़ी शिथिल कर दी है। उन्होंने हमको बताया कि अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान थोड़ी ना, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं। भारत में जैन सबसे सरसब्ज धनी मानी लोग, भारत में पारसी सबसे ज्यादा बौद्धिक तौर पर प्रकर्ष पर बैठे लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग। फजील अहमद को नहीं पता होगा। भारत में इंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी धर्म के पास है, जाति के पास है, तो वो सिखों के पास है, और उनका वैभव आकाश छू रहा है। इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। बताइए, ये हाल है। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों के लिए कहा कि ये पंचर बना रहे हैं, ये शरीफा बेच रहे हैं। जैन तो कहीं नहीं कर रहा है ऐसा काम, गजब कर रहे हैं यार। जैनी कहां कम, जैन तो लीड कर रहा है सोसाइटी को। और पता नहीं फजील अहमद को जानकारी होगी कि नहीं होगी, हिंदू उसमें जो जातियां हैं ना, उनमें अगर देखें इंडिविजुअली टैक्स देने का, उस किसी भी जाति के पास वो उतना टैक्स नहीं देती जितना जैन अकेले देते। बिल्कुल। क्या ये नहीं पता? कोई जैन आपने देखा कटोरा लेके कहीं घूमता हुआ ना? उनके मंदिर भी ऐसे जहां फिजियोथेरेपी मुफ्त में हो रही। ये जानकारी तो रखो आप लोग भी यार, कहां कहां क्या कहो, छोड़ो खैर हटाओ। सैफ खान साहब, मैं फिर उसी बुनियादी बात पर आता हूं कि
आपने कहा कि हमारे पास पक्की खबर आ गई है, कान में आई है रात में, क्या कि संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान, आरक्षण और वोट डालने का काम खत्म। आपने भी यही कहा कि मेरे पास पक्की खबर आई है। सुन लो भाई, सवाल तो सुन लो, चिल्ला काय को रहे हो, तनाव में क्यों हो मित्र? अभी तो 7 चरण बाकी हैं, 6 चरण। आपके चैनल पे फिर झूठ बोल रहे हैं अमिताभ जी, आपके सामने बैठ के, और आप कह रहे हैं कि झूठ, चिल्लाओ मत। तो आप अपनी नहीं ऐसे आप अपनी बारी पर उत्तर देंगे, बीच में नहीं चिल्लाएंगे मेरी शो में। अपनी बारी पर तब तक दिमाग में रखो, फिर सारे उत्तर दे दो। आ रहे हैं ना आपके पास, ऐसे जिन्हें करोगे तो हम नहीं आएंगे फिर ना। सब भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरी अपनी तरीका है बात करने का, मैं उसी से कर पाऊंगा, आप देख लो, मैं वैसे ही बात कर पाऊंगा। एक तरीका है बात करने का, आपके पास आऊं प्रश्न लेके, निवेदन करूं, तब आप अपना उत्तर दीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें क्या समस्या क्या है? मैंने आपसे जो पूछा उसका मुझे बता दीजिए कि आपने जब ये कहा कि हमारे पास पक्की जानकारी है, वोट नहीं पड़ेगा, इस जानकारी का आधार क्या था कि वोट फिर नहीं पड़ेगा कभी? सैफ खान साहब, खत्म कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते खत्म? ये 400 से क्यों पार मांग रहे हैं? ये क्या है 400 से पार का? कंप्लीट बहुमत में क्या होता है? आपको संविधान बदलने की जो है क्षमता मिल जाती है, ये होता है। इसलिए 400 का नारा लगा रहे हैं। और ये जाहिल जो यहाँ पे बैठे हुए, जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, ये जो है माइनॉरिटी। नहीं, आप इनको जाहिल कहोगे या आपको मूर्ख कहेंगे? भैया एक बात ध्यान रखना, इनको तुम जाहिल कहोगे, तुमको मूर्ख कहेंगे, ये ध्यान रखो। ठीक है भाई, आप भी लोग इनको मूर्ख कहो। अपने शब्द मत डालिए, सुनिए, अपना शब्द मत डालिए बीच में। नहीं, ये मेरे शो में सब गलत नहीं कर सकते हो कि जाहिल बोलोगे किसी को यार। ऐसे जाहिल बैठ के जो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए बोला, माइनॉरिटी के लिए बोला है, और सभी जातियां उसमें आती हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान, सब लोग आते हैं उसमें। ये क्या जानते नहीं क्या उसमें कि क्या बोला गया था? यहाँ पे बैठ के जो है चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपके सामने झूठ बोल रहा है अमिताभ जी। क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था मनमोहन सिंह जी की तरफ से? आपसे सवाल अमिताभ जी, मेरा सवाल ये जो आपसे था उसका जवाब नहीं दिया कि बस भारत, रुक जाओ, अब रुकिए एक मिनट, आप रुकना होगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप खड़गे जी के पास ये कहां से चिट्ठी आई, तार आया, SMS आया, व्हाट्सएप आया कि भारत में वोट बंद होने जा रहा है? किसने बोला? किसने बोला भैया? फिर बोला था झूठ। झूठ तो बोला ही गया था, 15 लाख रुपए का, 6 दिनों का, बुलेट ट्रेनों का, स्मार्ट सिटीज का। बिल्कुल सही किया आपने। मैंने क्या निवेदन किया? अब आपको सुनिए, आपको अब जो है, अब आपको सुनिए मेरी बात। आगे बात, आगे अभी आप समझ ही नहीं पा रहे, रुक जाओ, आगे बात आ गई, अभी रुक दीजिए भाई। ऋचा सिंह, मैं तो बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस आएगी, हिंदुओं का सामान सट्टा छीन के मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, रोहिंग्या को दे देगी, आदि आदि, एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव है, अब की वोट डाल लो, अगर मोदी जीत गए तो कभी जिंदगी में वोट नहीं डाल पाई हो, यूपी की भाषा में, ठीक, लोक भाषा में। इन दोनों का युद्ध है नहीं। इधर वालों ने भी ब्रह्मास्त्र चल दिया, उधर वालों ने भी चल दिया। अब जनता तय करिए, अब यहां चिल्लाने से क्या फायदा? ऋचा सिंह जी, देखिए, सैफ अली खान जी जिस तरीके से लोगों के लिए जाहिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, असल में कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये जनता को जाहिल समझती है, लेकिन जनता इनके मैनिफेस्टो को समझती है। अमिताभ सर, जिस मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं कि धर्म के आधार पर अलग से फेलोशिप होगी, जिसमें ये लगते हैं कि धर्म के आधार पर पहला संसाधन पे हक मुस्लिमों का होगा, जिसपे ये कहते हैं कि अलग से धर्म के आधार पर पर्सनल लॉस को ये सुरक्षित करेंगे। तो बार बार मुस्लिमों को अपवाद स्थिति में रखने का काम, इसी तरह की राजनीति का काम कांग्रेस करे। और रही संशोधन की बात, सैफ जी मुझे अपनी बात करने दीजिए, चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है। अगर इस देश में संविधान की बात की जाए तो इस देश के संविधान को सुरक्षित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन, 80% से अधिक बार संशोधन कांग्रेस की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स तक को खत्म करने का काम किया, संविधान में संशोधन करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किया। आपने तो फंडामेंटल राइट्स तक को सस्पेंड कर दिया।
रही मुसलमानों की बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ठंडा कराओ यार, गर्म कर रहा है। मैनिफेस्टो दिखाओ आप जो है। अगली बार झूठ मत बोलिएगा मेरे सामने, खास करके जो है। मैं चेतावनी देता हूं आपको और मैं यकीन दिलाता हूं कि लीगल एक्शन आपके लिए, आपके खिलाफ बिल्कुल लिया जाएगा। और ऐसे झूठों से अमिताभ जी बंटवारा नहीं करते। हम जब 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा नहीं करते। आपने इस देश के मुसलमानों का हक, रोहिंग्याओं को और इस देश आए हुए देश के घुसपैठियों को भी इसका काम करना चाहते हैं। ठीक, अब दोनों लोग रुकिए, दोनों ऋचा जी भी और सैफ खान भी, दोनों लोग रुकिए। मैं कांग्रेस, दोनों लोग, दोनों की आवाज रोक दीजिए। ये अपनी सभाओं में करो जाके, यहाँ नहीं। यहाँ एक सिस्टम से काम हो सकता है, ये बाकी नहीं तो जनसभा करो, यहाँ नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हम मुकदमा करेंगे, क्या पता है, लीगल एक्शन। अरविंद जी, तो लीगल एक्शन तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ अब तक थाने मुकदमा लिखा देना चाहिए था इनको जाके। नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये कहना, भाई ऋचा सिंह के खिलाफ लिखाने से भी क्या खबर बनेगी? एक मिनट, ऋचा सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखाने से भी क्या खबर बनेगी? प्रधानमंत्री के खिलाफ जाओ, खड़गे जी जाएं पार्लियामेंट थाने और लिखाएं। नहीं अरविंद जी, बिल्कुल तो समझ में आएगा। अभी रोक दिया, अभी ऐसा नहीं आएगा, अभी आवाज रुकी आपकी। जी अरविंद जी, देखिए, जब अवसर आ गया तभी बोलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हम टेलीविजन पे बैठे हैं तो अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बात कहें, और दूसरे के बात से आप सहमत नहीं हैं तो कह दीजिए आपके बात से मैं सहमत नहीं हूं, अपनी बात कह लीजिए। किसी को बदतमीज कहना, जाहिल कहना, मुझे लगता है खुद को बदतमीज घोषित करना होता है। मैं दूसरी बात कहूं, गर्म मौसम में हो रहा है अमिताभ जी, दूसरी बात कहूं, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जिस बयान का मैं उल्लेख कर रहा था उसको एबीपी ने अपने वेबसाइट पे छापा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बयान दिया था। क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के लोगों के उत्थान के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि भारत को अल्पसंख्यकों और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास की योजना को ध्यान में रखकर नीति बनाने की जरूरत है ताकि वो सशक्त हो सकें। जब आपने अल्पसंख्यक कह दिया तो उसमें विशेषकर मुसलमान लगाने की क्या जरूरत थी? और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है कि कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो उसकी प्राथमिकता मुसलमान है, और ये बात नीचे तक गई है। उसको जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। अरविंद सिंह पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोंडली और नजफगढ़ के पार्षद तो है नहीं क्या, कि खाने को पैसा नहीं? बिल्कुल। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनका सम्मान है क्या? सबसे पहले उन्हीं को मुकदमा ठोकना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं ठोका अरविंद जी? सबसे पहले तो उन्हीं को मुकदमा, उनके बिहाफ पर दूसरा मुकदमा करने की बात कर रहा है। मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं किया मुकदमा? मुझे एक लाइन बोलने दीजिएगा। राहुल गांधी ने गलत बयानी की थी राफेल वाले इशू में, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा ठोका था ना। सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल गांधी ने 2 बार कान पकड़ के माफी मांगी। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को आप चैलेंज करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करिए ना, उनके नेताओं को करिए ना। आप तो कर पाते नहीं है, यहाँ टेलीविजन पर आकर केवल चिल्लाते हैं। ठीक, फजील, ठीक साहब भाई, अब रुकिए। फजील अहमद साहब, कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री ने गलत बयानी की, तो भारत में कानून है, थाने में जाके रिपोर्ट कराइए प्रधानमंत्री के खिलाफ। नहीं, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुई रिपोर्ट, एक मिनट रुक, बात तो पूरी सुन लो बाबू। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुई, उनको माफी मांगनी पड़ी 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके। नहीं, यहां ये कहने से कि लीगल एक्शन होगा से तो काम नहीं चलेगा, और इलीगल एक्शन को बड़ा करना है तो खड़गे जी कंप्लेनेंट बने, कंप्लेंट लिखाएं अपने नाम से, राहुल जी लिखाएं। फजील जी। अमिताभ जी, लगता है कि काफी दिनों से आप थाने गए नहीं, कभी कोई FIR लिखवाई नहीं। भैया एड़ी घिस जाती है FIR लिखवाने में आम आदमी को, और प्रधानमंत्री के खिलाफ किसकी औकात है जो लिख दे उसको छोड़ेगा कोई? क्षेत्र के मुखिया, गांव के मुखिया के खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं दे सकते। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। सवाल इस बात का है कि आप आम आदमी को अधिकार कितना दे रखे।
ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आप कोई कभी रिपोर्ट गए नहीं लिखा थाने, नहीं, एक FIR मिनट, ठीक कैसे लिखी जाती है, ठीक आपको पता नहीं है। फजील भाई एक मिनट, और हमको FIR सब पता सुन लीजिए। अरे ना ना बात ना, सुन एक लीजिए। मिनट रुक जाओ, आपने एक सुनिए, बड़ी सुनिए। बात कही, एक मिनट रुको, नंबर एक बात, एक मिनट, सुनिए, अब नंबर एक नहीं, नंबर एक तो पहले बोल दी, अब नंबर एक क्या, आप अभी रुक सुन जाओ। लीजिए, दूसरी बात फजील सुन अहमद लीजिए। ने कहा मैं उनका एक उदाहरण दे दूं, हमेशा के लिए उनका भ्रम दूर हो जाएगा। अभी 2 महीना पहले ना ना रुक जाओ भाई, हमेशा के लिए भ्रम दूर कर दूं ताकि तबीयत हमेशा आनंद में रहे मेरे मित्र की। उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं, FIR नहीं होती। ठीक है भैया, आपकी कहीं मान लेता हूं, रुक जाओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा आगे समझ बढ़ेगी मैया, कभी दूसरी जगह प्रयोग करोगे तो लोग कहेंगे अच्छा उदाहरण लाए फजील अहमद। मान लेते हैं थाने में बड़ी मुश्किल है, मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखाने दरोगा के पास लोग गए, दरोगा ने कहा हमारी नौकरी खाओगे, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हम लिख भी सकते हैं, मनमोहन सिंह के खिलाफ, ये तो प्रधानमंत्री के भी प्रधानमंत्री है, पागल भग जा पगले। आप बोलो नहीं, जब जहां समझ नहीं बात समझ तो लिया करो यार, जो नहीं पता है वो भी नहीं सीखना चाहते हो। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, मनमोहन सिंह की सरकार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आप में साहस है? आप में साहस है? सैफ खान, यही सवाल आपसे, मनमोहन सिंह के समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल और प्रियंका के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने FIR कराई, जिसमें दोनों जमानत पर हैं। आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? सैफ खान। अमिताभ जी, कुलदीप सिंह सेंगर पे ना पॉस्को एक्ट लगा था रेप करने के बाद, 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और जो है लगातार वो बच्ची जो है लखनऊ में जा जाके धरने करती रही थी। इसलिए आप वो खिलाफ FIR कराने नहीं गए? वो तो छोड़ दीजिए, मैं आपको कहता हूँ अभी तक कॉल उठाइए, 112 नंबर लगाइए, अगर कनेक्ट हो जाए तो लगा के दिखा दीजिए अभी। अच्छा, इसीलिए आप मोदी जी के खिलाफ टीवी पे बोलते हैं, अदालत में नहीं जाते थे। अभी आपसे कह रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए, अभी 112 नंबर अभी लगाइएगा जरा, लगाइए तो। अभी देशवासी जो प्रोग्राम कार्यक्रम देख रहे हैं उनको पुलिस की हालत पता चल जाएगी। ठीक है सैफ खान, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बता दिया कि भाई अब स्थिति ऐसी है कि हम लोग डरते भी हैं, बोल जाते नहीं, डरते भी, ठीक है, ओके। डरना हर आदमी का मौलिक अधिकार है, मैं उसमें दखल नहीं दे रहा, आपका मौलिक अधिकार, आप डरिए, ठीक। अभी रुक जाओ भैया, भैया रुको। ऋचा सिंह भाई, जिसको लगे कि फलाना झूठ बोल रहा उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, थाने से ना हो अदालत से होता है मुकदमा, मुकदमे में तो रोक नहीं। जब मनमोहन सिंह के समय में सोनिया और राहुल दोनों को जमानत करानी पड़ी, तो इसका मतलब है भारत में न्याय व्यवस्था दुरुस्त है? नहीं, यहां चिल्लाने के बजाय फिर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा? ऋचा सिंह जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस के लोगों को देश की न्याय प्रक्रिया और संविधान की कानूनी प्रक्रिया पे कोई यकीन नहीं है, इसलिए ये टेलीविजन पर बैठकर चिल्लाते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि आदरणीय अमिताभ सर का शो चल रहा है डिबेट का। सैफ जी को ये नहीं पता कि यहाँ कुश्ती नहीं चल रही है। अगर इनकी कोई शिकायत है तो इनके पास कोर्ट का रास्ता खुला है, उसमें जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, जब हम विपक्ष में थे तो हमने कांग्रेस के तमाम, जिस तरीके से वो झूठ बोल रही थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही थी, उसको लेकर हम इस देश की कानूनी प्रक्रिया में गए थे और उस कानूनी प्रक्रिया के तहत हमने न्याय भी लिया। लेकिन सैफ अली खान जी जो अभी भी चिल्लाना नहीं बंद कर रहे हैं, जो एक महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने FIR लिखवा दी तो आपको जेल जरूर जाना पड़ेगा। सैफ अली खान जी, आपको जरूर जेल जाना पड़ेगा अगर मैंने FIR लिखवा दी, क्योंकि मुझे इस देश की कानून व्यवस्था पे यकीन है। लेकिन आप अल्पसंख्यकों के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे इस देश का ध्रुवीकरण बंद करिए, क्योंकि आप देश को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जहां पे विभाजनकारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। और आज आप उनके लिए अलग से लॉज मांग रहे हैं, अलग से संविधान में प्रक्रिया मांग रहे हैं। कल आप कहेंगे कि अलग से इनको प्रांत दे दो, फिर आप कहेंगे कि अलग से इनको देश दे दो। तो आप देश का बंटवारा फिर से करना चाहते हैं और देश में हिंदू और मुस्लिम साथ में विकास प्रक्रिया में शामिल ना हो पाए, ये आपकी रणनीति है। ठीक है, और ठीक आपकी है, रणनीति आगे बात, आगे बात, 5 दशक से, ठीक है, आगे बात, आगे बात, ठीक है भैया, आगे बात। मसला ये कि 2 गुट थे, एक गुट ने बेंत उठाया मारने के लिए, दूसरे के पास बल्लम था, उसने बल्लम उठा लिया। अब शिकायत किस बात की? बेत तो आपने उठाया था,
पूजा के लिए तो उठाया नहीं था, मारने के लिए उठाया था। अगला बल्लम लिए बैठा था, बल्लम दे मारा। क्या इसकी कोई नोटरी से एफिडेविट थोड़ी नहीं बनेगा कि संविधान खत्म कर देंगे? राहुल गांधी एफिडेविट बना के दे? नहीं दे सकते ना, बोल सकते। तो भाई साहब आपके बस में जो था, आपने गुल्ली कंचा खेला है ना, आपको जब चांस मिला तो आपने भी कंचा यूं मारा, नहीं गया गोल में, अगले को चांस मिला मारा, सट से चला गया। अब काय को चिल्ला चोट मचा रहे हो भाई? संविधान बंद हो गया, क्या बोले थे, संविधान खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लोकतंत्र लुट गया और पिट गया, आदि आदि जो भी आप लोग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो ना, हर सभा में बोल रहे हो, और अपने सहयोगी दलों से भी कह रहे हो भाई तुमको सबको ये बोलना है कि संविधान लुट गया, बर्बाद हो गया। ये बोले कैसे बचेगा संविधान? बोले हमें प्रधान सरकार बनवा दो तो संविधान बचेगा, बाकी अब नहीं बच सकता। ये आपका नैरेटिव है। उन्होंने नैरेटिव ये कर दिया कि भैया इनको बनवा दोगे, ये कांग्रेसी हैं और इनके पीछे जो चेले चंपड़ हैं वो भी वो आएंगे तो घर की साइकिल भी उठा ले जाएंगे और घुसपैठियों को दे आएंगे। ठीक है, आप भी जब आपने भी तो फ्री स्टाइल कुश्ती शुरू की ना, इस बात का कोई आधार नहीं था कि देश में वोट पड़ना बंद हो जाएगा। अब नाराजगी किस लेवल की है? मतलब मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि बुद्धिजीवी लोग रहे नहीं क्या कांग्रेस में? वो कह रहे कि 400 सीट क्यों? अरे भाई कोई बच्चा इम्तिहान देता है सिविल सर्विसेज का तो टॉप करने की तैयारी करता है ना कि फेल होने की। बोले सारा टॉप करने की तैयारी क्यों कर रहा था? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, जांच कराएंगे। अरे भाई क्यों? युद्ध में उतरे, पराजय के लिए उतरेंगे? मैं देख रहा हूं राहुल से लेके नीचे तक, राहुल गांधी जी से लेके नीचे तक, सैफ अली खान तक नाराजगी इस बात पर दिखाई जा रही है कि 400 सीट क्यों मांग रहे हैं। मैं तो कहता हूं कोई दिन ऐसा आए, कोई पार्टी ऐसी आए जो 500 सीट मांगे। क्या समस्या क्या है? वोट जनता को करना है भाई। ऐसा कौन सा वो है छुटकू मुटकू जो कहे 5 सीट के लिए हम राष्ट्रीय पार्टी बनाए? कांग्रेस के लिए हो सकता है संतोषी मन आ गया हो, वैराग्य का भाव हो, बोले 44 थी, बोले 45 हो जाए, भगवान का नाम लो, ठीक हो सकता, उनको नहीं है। कुछ लोग होते हैं बालक, वो कहते चलो पास हो जाओ, झंझट कटाए, क्या 33% आ जाए। कुछ लोग होते हैं उनको 75% में भी संतोष नहीं। मैं पूछता हूं क्यों बच्चा क्या हुआ? वो कहते हैं मैं टॉप नहीं कर पाया, 1 नंबर से पीछे रह गया। वो घर में दुखी रहते। कुछ ऐसे होते लखेरा टाइप के, वो कहते 33 आ गए, बर्फी बांटो, लड्डू बांटो। क्या इसमें कोई गलत बात है क्या? जो बच्चा टॉप न कर पाने के कारण दुखी है उसको हम लोग गलत कहेंगे? मैं तो कांग्रेस की इस नाराजगी का कारण नहीं खोज पा रहा। बोले ये बताओ ये 400 क्यों मांग रहे? अरे भाई मेरे, आप 500 मांगो, आपका भी गठबंधन छोटा नहीं है। कोई पुलिस पकड़ रही है आपको सीट मांगने में? मांगो और बाकी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज डालो कि हर सभा में यही बोलो कि हमको चाहिए 500 सीट। क्या खड़गे जी से शुरुआत कराओ? क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अब आप भी जान रहे हो 44 हैं, कहां तक गर्मी बहुत पड़ रही, कहां तक कितना करें, 45, 46, 50, 55 जो हो जाए, भगवान का नाम लो, ठंडे में रहो। अगर ये भाव है तो इस वैराग्य भाव को भी हम भारत की धरती का ही प्रभाव कहेंगे। भारत संतों की धरती है। अगर कांग्रेस को ये वैराग्य प्राप्त हो गया तो उस वैराग्य को भी मेरा प्रणाम, अच्छा है। लेकिन अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं तो आपके पास जिजीविषा होनी चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, उसी का सर्वाइवल है, ये जान लीजिए। ये आज मेरा कहा नहीं, सैकड़ों साल से यही सिद्धांत दुनिया में चल रहा। आपने अपनी बात कही, गांव तक आपकी बात भी पहुंची, मोदी ने अपनी बात कही, वो भी पहुंची। फैसला जनता कर देगी। और अगर इनकी बात हल्की होगी तो ये नुकसान उठा जाएंगे, आपकी बात फर्जी होगी तो आप नुकसान उठा जाएंगे। धन्यवाद।